Hello guys, welcome back to the series. So we have been discussing about circular and rotational motion. आज का जो हमारा टॉपिक है it is about angular acceleration. You might have actually observed. Let us actually take an example. जिसमें we say कि for example we have let's say a fan. तो fan में हम ये observe करते हैं कि जो fan के blades हैं they are actually moving in a circular path. If I were to simplify this thing, I know कि मैं इस सारे को अगर मैं सिर्फ एक ब्लेड को कंसिडर करूँ तो मैं सिंपली आई नो कि मैं इसको सिंपली एक रेफरेंस लाइन से रिप्लेस कर सकता हूँ. तो लेट्स एक्चुअली रिप्लेस दिस विद अ सिंपल रेफरेंस लाइन. मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक फ़ैन का ब्लेड है जो कि एक्चुअली इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लाइक दिस. ऑलराइट, तो ये इस जो पॉइंट पी है ये इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से ट्रैवल करेगा. तो ज़ाहिर है ये जो एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस एंगल दैट इज़ बीइंग मेड विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से एक्स एक्सिस, जब हम पॉइंट पी को लॉन्ग सर्कुलर पाथ मूव करेंगे तो एंगल भी चेंज होगा. तो लेट्स से हम एक नए पॉइंट पे पहुंच गए जो कि ये वाला पॉइंट है. अब ये जो नया एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है ये वाला, यानी ये मूव करने की वजह से फ्रॉम पॉइंट ए टिल पॉइंट बी मूव करने की वजह से ये जो हमने एंगल स्वीप आउट किया है इसको हम कहते हैं कि दिस डेल्टा थीटा इज व्हाट वी कॉल एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. वी ऑल्सो नो वन थिंग कि अगर हमने ये चीज़ चेक करनी हो कि हाउ क्विकली डिड वी चेंज दिस एंगल, यानी जब आप इस तरह से मूव कर रहे थे तो आपने कितनी तेज़ी से ये डेल्टा थीटा एंगल कवर किया था. तो वी डिस्क्राइब इट एज द एंगुलर वेलोसिटी जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. तो ये राइट इट एज ओमेगा. तो आप ओमेगा जैसे जैसे आप एंगल अपना चेंज करते हैं तो आपने कितनी तेज़ी से किया उस मेजर को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं. बट इमेजिन द केस कि जब आपने फ़ैन को अभी ऑन किया है लेट्स से, तो आप नोट करते हैं कि इंस्टेंटली फॉर एग्जांपल ये जो ब्लेड है ये इंस्टेंटली एक सेम स्पीड से मूव नहीं करना शुरू हो जाते, बल्कि होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ करती है. यानी लेट्स से ओमेगा जो है वो इनिशियली 0.5 रेडियंस पर सेकंड है, अगर जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो इंक्रीज़ करती है 0.6 0.7 और करते करते एक कांस्टेंट लेट से आप 2 रेडियंस पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल. तो ये जो शुरू का फेज़ होता है इसमें आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि वो इंक्रीज़ कर रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम उस मेजर को क्वांटिफाई करना चाहते हैं कि ये नहीं हाउ क्विकली इज़ ओमेगा चेंजिंग, यानी हाउ क्विकली इज़ द एंगुलर वेलोसिटी चेंजिंग ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हम इस मेजर को क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को यूज़ कर सकते हैं. बिफोर वी रियली गेट इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, यू ऑलरेडी नो कि लीनियर एक्सेलरेशन क्या होती है. तो वी से कि फॉर एग्जांपल अ कार इज़ एक्चुअली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और जिस स्पीड से ये इनिशियली मूव कर रहा था वो स्पीड थी लेट अस से एक्चुअली 5 मीटर्स पर सेकंड. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं. से नाउ वी आर एक्चुअली मूविंग विद 7 मीटर्स पर सेकंड. तो ये जो एक फ़ेज़ आया था दरमियान में, जिस फ़ेज़ के अंदर हमने एक्चुअली अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया था, यानी हम अपनी जो वेलोसिटी है उसके अंदर एक रेट ऑफ चेंज लेके आए थे, वी टर्म इट एज लीनियर एक्सेलरेशन. यूजिंग द वेरी सेम प्रिंसिपल वी कैन एक्चुअली डिफाइन द एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल. एज वी सेड कि जो लेट्स से ये ओ के साथ एक पॉइंट पी कनेक्टेड था एंड इट वाज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. let's say it moved from A till B. तो ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ था ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. इट वाज मूविंग विद सम ओमेगा लेट्स से, और हम ये कह रहे थे कि लेट्स से जब आप फ़ैन ऑन करते हैं तो वो ओमेगा एक्चुअली चेंज करता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज़ करता है. देयर कम्स अ पॉइंट जिस पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जब आप फ़ौरन फ़ैन को ऑन करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता जाता है. तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रेट चेंज of angular displacement,
sorry, angular velocity. This rate of change of angular velocity is what we call as angular acceleration. हम angular acceleration को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि लेट अस से इनिशियली हम जिस स्पीड से मूव कर रहे थे वो थी ओमेगा आई, जो स्पीड हमने फाइनली अचीव की वो थी ओमेगा एफ। तो जो टोटल चेंज आया हमारी स्पीड के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी के अंदर, वो था ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, एंड दिस चेंज was done in some time period, right? Let's say delta t. Then this quantity is now defined as the average angular acceleration. We can say this is the average angular acceleration, right? And the way we define it as, we say it is the rate change of angular velocity per unit time. Now, similar to average angular acceleration, we can also define the instantaneous angular acceleration. Instantaneous angular acceleration. We already know कि जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होते हैं तो इंस्टेंटेनियस से मतलब ये होता है कि जिस टाइम स्पैन के अंदर हम इसको देख रहे हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल सच दैट इट टेंड्स टू बी ज़ीरो। फिजिकली इस बात का मतलब ये होता है कि आप एक ओवर अ फाइनाइट पीरियड नहीं देख रहे होते उस चेंज को, बल्कि आप एक एट अ सिंगल इंस्टेंट या एक सिंगल मोमेंट के ऊपर देख रहे होते हो कि हाउ क्विकली आर वी चेंजिंग द स्पीड एट वेरी इंस्टेंट, एट अ वेरी मोमेंट, एट अ सिंगल मोमेंट। तो दिस इज़ वाई वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एज वेल। हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन किया था। अगर आपने ये देखना हो कि एक सिंगल मोमेंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी है, then we define instantaneous angular velocity. Similar to that, we can define instantaneous angular acceleration as well. एक certain moment के ऊपर आपके पास कितना change आया है हमारी angular velocity के अंदर। So under this limit, under this consideration, we can say कि at limit of delta t approaching to 0, the rate change यानी omega f minus omega I over delta t is actually equals to alpha instantaneous. All right, so this is how we define the instantaneous angular acceleration as well. By the way, in some of the books you will notice कि जब हम instantaneous angular acceleration की बात कर रहे होते हैं तो it doesn't really specify this instantaneous as a subscript of this alpha. उसकी वजह ये होती है कि usually जब भी हम angular acceleration की बात कर रहे होते हैं तो we mean instantaneous angular acceleration. Until unless हम specifically angular average angular acceleration की बात ना करें, we normally mean instantaneous angular acceleration. So let's say जब भी मैं आपको कहूँगा कि the angular acceleration is 2 radians per second square, so it should be understood कि we are talking about the instantaneous angular acceleration, not the average one. जब average की हम बात करते हैं तो फिर हम specifically उसको specify करेंगे कि we are talking about average angular acceleration. In case you are actually wondering कि हम कि यूज़ केस क्या होता है इंस्टेंटेनियस का और एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो यू शुड नो कि जब भी हम एक ओवर अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से हम कहते हैं कि हमने बॉल को यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू किया था, लेट्स से, एंड वी से कि आफ्टर लेट्स से t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, इसने कुछ रोटेशंस कर ली भी थी उस टाइम पे, तो हम बोलते हैं कि इस दौरान उसने स्पीड इंक्रीज़ भी की थी, डिक्रीज़ भी की थी। अब फाइनली हमारे पास लेट्स से वो 0 से स्टार्ट हुआ था angular velocity से, and it ended up with 10 radians per second in 10 seconds. इस पूरे टाइम के अंदर, एक फाइनाइट टाइम के अंदर हमने जो चेंज लेके आए थे उसको नॉर्मली हम एवरेज कंसिडर करते हैं। उसमें हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि किसी एक मोमेंट के ऊपर क्या हो रहा था, बल्कि हम एक एवरेज कंसिडर कर रहे होते हैं कि एक पूरे प्रोसेस के अंदर एक्सेलरेशन कैसे थी या वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही थी। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस से this ball was actually moving in a circular path, we had tied it to a string, हम कहते हैं कि after let's say 2 seconds what would be the angular acceleration। तो उस एक इंस्टेंट के ऊपर जब आप बात करेंगे, यानी स्पेसिफिकली इस मोमेंट p के बारे में लेट से बात करूँ,
तो फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इंस्टेंटेनियस, यानी हम एक मोमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे. एनीवे, सो this is what we say instantaneous angular acceleration is. Also, previously मैंने दोनों वीडियोस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया था, we said कि both of them were vector quantities only in the case जब जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था that was actually extremely small, यानी it tends to be zero. तो चूँकि सिर्फ उस केस में हमने ये बोला था कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वुड बी एक्सट्रीमली स्मॉल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली जब हमने ये बात की थी एंगुलर वेलोसिटी की, उसमें भी हमने ये कहा था कि अनटिल एंड अनलेस हम इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना करें, इन्फिनिटेसिमल डेल्टा थीटा ना करें, यानी इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ओमेगा सिर्फ उस केस में एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अदरवाइज एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. एंड बाय वेक्टर क्वांटिटी आई मीन अ ट्रू वेक्टर क्वांटिटी. वो एक सूडो वेक्टर होता है, इनके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है, लेकिन मैथमेटिकल सेंस में वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हम एक इन्फिनिटेसिमल रोटेशन करें. जब आप फाइनाइट रोटेशन करेंगे, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो या एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रोटेशन करेंगे, तो फिर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. अगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी तो फिर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, और अगर वो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी. बट सिंस नॉर्मली वी रेफर टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एज अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इटसेल्फ हमेशा से एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम एक इंस्टेंटेनियस केस की बात कर रहे होते हैं when delta t is extremely small. So since when delta t is extremely small, this thing is extremely small as well. And since when this thing is extremely small, इसका मतलब यही है कि हम एक इन्फिनिटेसिमल केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये क्वांटिटी है, ये वेक्टर कंसिडर. फॉर दोज ऑफ यू who did not get कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जब एक क्वांटिटी बहुत छोटी होगी तो इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटी होगी, तो फिर तभी वो वेक्टर कंसिडर होगी, अदरवाइज वेक्टर कंसिडर नहीं होगी. They should check out my video on angular displacement where I have, using an example, showed you कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरली एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पास एक डायरेक्शन ज़रूर होती है, लेकिन वो बाकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेक्टर सेटिस्फाई नहीं करती, स्पेशली बीइंग कम्यूटेटिव अंडर एडिशन फॉर एग्जाम्पल. तो आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट इन द वीडियो जहाँ मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी. So you could actually check it out if you did not get what I meant by सिर्फ infinitesimal rotations के अंदर angular velocity, angular displacement और angular acceleration vector quantities considered होती हैं. Otherwise they are not vector quantities. Anyways, coming to the relationship between angular and linear acceleration. Again, we have previously discussed about it कि जब आप एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं, सिंगल पॉइंट इज एक्चुअली मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो एक सिंगल पॉइंट पी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन नहीं होती, बल्कि जब आप इस पॉइंट को एक सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो पूरी लाइन ओ पी कंस्ट्रक्ट हुई है, यानी ये जो पूरी रिजिड बॉडी कंस्ट्रक्ट हुई है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो इस पूरी रिजिड बॉडी के लिए डिफाइन होती है. सिंगल पॉइंट पी जो होता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी नहीं कर रहा होता, बल्कि वो लिनियर वेलोसिटी और लिनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता है. वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड दिस फैक्ट एज वेल. उसकी मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो मैंने ये कहा था कि लेट्स से जब आप इस पॉइंट को इस तरह से एक स्टोन को एक थ्रेड के साथ बांध के घुमा रहे हैं और इंस्टेंटली इस स्टोन को यहाँ से काट देते हैं, सॉरी इस थ्रेड को यहाँ से काट देते हैं, तो होगा क्या कि ये स्टोन एक्चुअली इस सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा, वो इस तरह से सीधा आगे मूव करना शुरू हो जाएगा. विच रियली मीन्स कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पी की अगर आप बात करें, किसी भी टाइम के ऊपर इसके पास लिनियर वेलोसिटी होती है, ना कि एंगुलर वेलोसिटी. अगर एंगुलर वेलोसिटी होती तो फिर आप जब इस स्ट्रिंग को काटते तो ये सर्कल में ही मूव करता रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ये इस पूरी रिजिड बॉडी ओ पी के लिए कंसिडर होगा. फॉर एग्जांपल एक फ़ैन का ब्लेड है,
तो आप उस पूरे ब्लेड के मोशन को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर उस पर सिर्फ एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो वी सेड के the relationship between linear velocity of this point P and the angular velocity of this line OP was v is equals to r omega। यहाँ पे जो v है ये पॉइंट P के लिए डिफाइंड है, ये जो ओमेगा है ये लाइन OP के लिए डिफाइंड है, और इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन होता है। तो सिमिलरली यू कैन चेक आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इक्वेशन इज वेल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड्स को एक्चुअली डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी से। So I'll be left with delta v over delta t is linear acceleration. So this is a, then we have r alpha, right? So this is how this is the relationship between the angular and the linear acceleration. ये जो point p है ये जितना एक्सेलरेट कर रहा होता है, अगर आपने उसको रिलेट करना हो इस लाइन ओ पी की एक्सेलरेशन से, तो इट इज इक्वल्स टू आर टाइम्स अल्फा। एनीवे, सो I believe that this is not something extremely difficult, but quite clear enough. All right, coming to the units of angular acceleration. You already know that जो angular acceleration है, it is defined as the rate change of angular velocity per unit time, right? आप इसके अगर यूनिट्स पे देखें तो वी नो कि एंगुलर वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो हमने देखे थे कि वो रेडियंस पर सेकंड्स होते हैं, और टाइम की यूनिट सेकंड्स होते हैं। वी आर लेफ्ट विद रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन आल्सो राइट इट एज रेडियंस s to the -2. These are the units of angular acceleration. All right, so this is it actually, uh, as far as angular acceleration is concerned. Nothing really different from linear acceleration, apart from the fact कि अब हम जिस रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे होते हैं वो लीनियर वेलोसिटी की नहीं बल्कि एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज सिंपली डिफाइंड एज रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी हम कितनी तेज़ी से हमारा लेट से जो फ़ैन है अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है। लेट अस एक्चुअली नाउ लुक एट एन एग्जांपल जिसमें हम एक न्यूमेरिकल को टैकल करेंगे यूजिंग दीज क्वांटिटीज। सो ये बुक की एग्जांपल 3.1 है जिसको हम अभी देख रहे हैं। द एग्जांपल इज़ के एन इलेक्ट्रिक फैन रोटेटिंग 3 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी एक पूरा जो रेवोल्यूशन होता है इट इज़ एक्चुअली कवरिंग 3 रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड, is switched off. It comes to rest in 18 seconds. Assuming uniform deceleration, find its value. Obviously हम deceleration की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हम इसको स्विच ऑफ किया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट deceleration. Find its value. How many revolutions did it turn before coming to rest? Before we actually solve this out, remember in the previous video when I talked about कि जो equations of motions होती हैं वो linear case हो या angular case हो, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पिछली वीडियो में दिखाई थी, वी कैन से कि द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर केस में थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इन दिस केस वी विल हैव ओमेगा एफ इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। सिमिलरली वी हैड 2 अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ स्क्वायर्ड माइनस ओमेगा आई स्क्वायर्ड। Similarly, we can also say that we have theta is equals to omega I t plus half alpha t squared. So these are actually the same equation of motion, just defined in terms of angular components. Now ये वही equation of motion है जो actually हमने linear case में derive की भी ऑलरेडी, लेकिन हम इसमें simply हम क्या करें कि उनकी जो जहाँ पे वी एफ आता था वहाँ पे ओमेगा एफ आएगा, जहाँ पे एस आता था वहाँ पे थीटा आएगा, जहाँ पे ए आता था वहाँ पे अल्फा। ऑलराइट, सो लेट्स एक्चुअली गेट टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एज वेल। तो द डेटा दैट वी आर प्रोवाइडेड विद इज़ के हमारे पास इलेक्ट्रिक फैन इज़ रोटेटिंग 3 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी इनिशियली जो उसकी जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो है 3 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वी हैव के it comes to rest. So obviously since it comes to rest we have omega f is equals to 0, and
the time it takes to come to rest is 18 seconds actually. So we are supposed to find out कि अल्फा की वैल्यू क्या है, एंड ऑल्सो कि जब ये 18 सेकेंड्स लेगा फॉर टर्निंग ऑफ, तो उस दौरान इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी, यानी हाउ मेनी टर्न्स डिड इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी थी. तो वी हैव डेटा इज इक्वल टू, so the first part is actually quite easy. हमें इस बात का पता है कि using the first equation of motion, omega f is equals to omega I plus alpha t. हमें अल्फ़ा फाइंड करना है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं. तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आएगी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय ई. जस्ट प्लग इन द वैल्यूज. ओमेगा एफ वी नो इज 0, ओमेगा आई इज 3 revolutions per second, 3 revolutions per second, और जो t है वो है 18 seconds. तो we know -3/18 revolutions per second square. 3 ones are 3 and 3 6 are 18. So -1.6 is -1/6 is simply equals to -0.16 revolutions per second. So this is the deceleration. Write it here again. -0.16 revolutions per second square. नोटिस कि जो नेगेटिव साइन है दिस एक्चुअली मीन्स कि हम डीसेलरेशन की बात करें, नॉट एक्सेलरेशन की. एनीवेज, लेट अस एक्चुअली मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्न्स डिड वी मेक बिफोर कमिंग टू द रेस्ट. अब इसको एक्चुअली समझने के लिए लेट मी एक्चुअली गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. कि जब हम ये कहते थे कि लेट्स से दिस कार इज़ ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन और ये अपनी स्पीड को इंक्रीज़ भी कर रहा है, यानी इस पॉइंट इसकी जो स्पीड है वो है इनिशियली स्पीड है इसकी, और एज टाइम गोज़ ऑन ये अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है टिल द पॉइंट कि यहाँ पे इसके पास वी एफ आ गई है. नाउ वी नो द फैक्ट कि अगर हम एक्सेलरेट ना कर रहे होते तो सिंपली जो डिस्टेंस होता है वो होता है इनिशियल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. लेकिन अब चूँकि हम एक्सेलरेट कर रहे होते हैं साथ, जो टोटल डिस्टेंस होता है उसमें कुछ ऐड भी हो जाता है जो कि एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा होता है, और वो होता है ½ AT² की. तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं इस तरह के केसेस में जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो अंडर द कोर्स ऑफ एक्सेलरेशन एज वेल. यहाँ पे हमें पता हो कि हमारी इनिशियल स्पीड क्या है, हमें ये भी पता हो कि हम एक्सेलरेशन कितनी कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली उस केस में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं. तो आई कैन यूज़ टू फाइंड आउट कि हमने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया था. आई कैन से कि वी हैव डेटा इज इक्वल्स टू मेगा आई टी प्लस alpha t squared. Let us actually simply plug in the values. Data is equals to omega I, we know it is 3 revolutions per second. This is 3 revolutions per second. Then we have t is 18 seconds actually, plus half alpha, we know it is -0.16, and then t is obviously 18 squared. So simply using the calculator, this actually gives you a value of around 27 revolutions. So before coming to stop, actually जो हमारा जो फ़ैन है वो एक्चुअली 27 रेवोल्यूशंस करेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने स्विच ऑफ कर दिया. लेकिन ज़ाहिर है सिंस इट हैड सम वेलोसिटी इनिशियली, जैसे कि इट वाज इनिशियली गोइंग विद 3 revolutions per second, so obviously while coming to stop it still makes some revolutions before it comes to stop completely. Anyway, so I hope this was actually clear enough. See you guys in the next video.